स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करता हूँ। ओके, सो ये दीज आर द बेसिक डेफिनेशन जो आपको आइडिया होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन क्या प्रोसेस है। ओके, एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, राइट। एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस है, फिनोमेना है जो आपका सरफेस फिनोमेना है। सरफेस पे आपके पार्टिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, वो आपका एक एडजॉर्प्शन फिनोमेना। ओके, एडजॉर्बेट क्या है, जो पार्टिकल आपके सरफेस पर सेटल डाउन होते हैं वो आपके एडजॉर्बेट। ओके, नेक्स्ट वन, जिस जिस सॉलिड और लिक्विड पर, जिस सब्सटेंस पर जो पार्टिकल आपके सेटल डाउन होते हैं वो आपका एडजॉर्बेंट होता है। जिस भी सब्सटेंस पर, फॉर एग्जांपल ये बीकर है, यहाँ पर एक लिक्विड फिल था, इस लिक्विड के ऊपर गैस के पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे थे, तो जो गैस के पार्टिकल वो आपका एडजॉर्बेट है, जो आपका लिक्विड है जिसके ऊपर हो रहे हैं वो आपका एडजॉर्बेंट है। ओके, ये बेसिक सी डेफिनेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है बट ज्यादातर आता नहीं। ओके, ना एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, ये आपके सारे के सारे एडजॉर्बेंट है। ये आपके एक्टिवेटेड चारकोल, पीडी, निकेल, सिलिका जेल, जिलेटिन, एयर टूथ, ये एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट का मतलब होता है इनके ऊपर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं या किसी लिक्विड के पार्टिकल होंगे या मॉइस्चर के पार्टिकल होंगे वो एडजॉर्बेट। ओके, तो जो पार्टिकल्स आपके एडजॉर्बेट होते हैं, ये टोटल जो फिनोमेना होगा उसको एडजॉर्प्शन बोलेंगे। और एब्जॉर्प्शन तो आप समझते हो, एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर तक सब्सटेंस विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। आपका कोई भी पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी, उस फिनोमेना को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। मेक श्योर दैट यहाँ पर ए बी है, एप्स वाला ए बी। ओके, नाउ सॉर्प्शन क्या होते हैं, जब दोनों फिनोमेना एक साथ होते हैं उसको सॉर्प्शन बोलते हैं, राइट। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने डिफरेंस देखा था, कौन कौन से डिफरेंस होते हैं एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, डिफरेंसेस था इसमें हायर कंसंट्रेशन, ये सारे डिफरेंसेस आपको देख लेना, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ओके, ना फिर मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कंडीशन इंपॉर्टेंट रहती है कि डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए एक्सोथर्मिक के लिए, एंट्रोपी गैस का निगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, और जो डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी वो निगेटिव पॉजिटिव कब कैसा वेरी होना चाहिए। ये थ्री कंडीशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज इससे क्वेश्चन जेई और नीट में आ चुका है, 3-4 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं टिल नाउ। ओके, नेक्स्ट आपके कुछ एग्जाम्पल मैंने क्लास में डिस्कस किए थे। जो वाटर है आपका H2O गैस है, अगर एनहाइड्रस CaCl2 है तो वो आपका एब्जॉर्ब करेगा, अगर सिलिका जेल के साथ है तो आपका एडजॉर्ब करने वाला है। बात समझ में आया था, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था। इंक इंक क्या करता है, अगर चौक में हम इंक में हम चौक डुबोते हैं तो वहां पर एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वाटर अंदर तक चला जाएगा और इंक के जो पार्टिकल है उस चौक में सिर्फ सरफेस पर रह जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपका एग्जांपल है NH3। NH3 आपका अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस वाटर जो लिक्विड होता है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, एंड चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब होती है, ये चीज आपको याद रखना। ओके, ये बेसिक से एग्जांपल है, कुछ और एग्जांपल्स लिखे हुए यहाँ पर 4, 5, 6 में आप लोग पढ़ लेना। दिस 6 वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है कि चारकोल मिक्स करते हैं येलो सॉल्यूशन में, येलो शुगर सॉल्यूशन होते हैं जो आपका शुगर बनाते हैं। जो शुगर केन होता है ना, उससे हम जब शुगर बनाते हैं उसका रस निकालने के बाद तो चारकोल उसमें मिक्स करते हैं, तो क्या होता है जो उसमें वेस्ट पार्टिकल या वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से उसका कलर, शुगर का कलर डल होता है या येलो होता है, वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और आपको व्हाइट कलर का शुगर मिल जाता है। ये फिनोमेना आपका इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट फिर हमने देखा फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं आपको आइडिया होना चाहिए। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मेजरली कौन कौन से डिफरेंसेस है, ये आपका नॉर्मली वॉन्डर वॉल प्रोसेस होता है, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड होता है। ये इट इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये किसी एक पार्टिकल पर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका, जैसे मैंने बोला कि ये आपका लिक्विड है, यहाँ पर आपने फिल किया तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे, लेट्स से गैस के पार्टिकल यहाँ पर है, सारे के सारे लूजली हेल्ड हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ से निकल के यहाँ पर भी आ सकता है। इसका मतलब ये स्पेसिफिक नहीं रहता कि किस, सिर्फ इसी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा या आपका वंडरवॉल फोर्स के साथ अट्रैक्टेड होगा, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। या बेसिकली ये बोल सकते हैं कि इसका लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है। ये पार्टिकल्स आपका यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। बात समझे। देन
इट दीज आर द हाईली स्पेसिफिक, मतलब जहां पर एक बार बॉन्ड बन गया वो फिर टूटेगा नहीं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये आपके रिवर्सिबल होते हैं। जो इम्पोर्टेंट वन है मैं उसमें टिक लगाता हूँ, फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट, देन द फोर्थ वन इज इम्पोर्टेंट, सेकंड वन आप कर सकते हो, एंड द दिस सेवेंथ पॉइंट इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। ओके, जो हाईली लिक्विफाइबल गैस होती हैं वो रेडली एब्जॉर्ब हो जाती है, highly liquefiable gas readily absorb हो जाती है। ओके, नाउ इन द पॉइंट नंबर 8, इंक्रीज करने पर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। हमने एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का ग्राफ भी देखा था, इस तरीके से बन रहा था, आगे ग्राफ भी आएगा आपका। ओके, नाउ कौन कौन से, नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। नंबर वन हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में देखा था फॉर सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, जो आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, एडजॉर्बेंट के। इसका मतलब जितना सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का होगा पार्टिकल उतने ज्यादा आपके क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब होंगे। ओके, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो पार्टिकल कम एडजॉर्ब होंगे। बात समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में आपका फॉर गैसेस के लिए एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट तो आपका गैस ही है, एडजॉर्बेंट आपका सॉलिड है। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो उसको लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाइड किया जा सकता है। इसका मतलब जो इजीली लिक्विफाइबल गैस है वो ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्ब होंगी, या उनका ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। यहाँ पर H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 33, जो कि काफी टफ है, एंड SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 430, जो इजिली हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका मतलब इसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होने वाला है। एडजॉर्प्शन मतलब ये है मुझे किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई ना करना पड़े और ज्यादा प्रेशर अप्लाई ना करना पड़े, ये आपका लिक्विफाइबल गैस मतलब होता है। अगर मेरे सामने H2 गैस है और SO2 गैस है, दोनों को लिक्विफाई करना है तो SO2 आपका जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा बिकॉज इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 430 केल्विन है। ओके, एंड H2 गैस आपका जल्दी लिक्विफाइड नहीं होगा, इसका मतलब इसका एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन कम होगा और इसका एडजॉर्प्शन आपका ज्यादा होने वाला है। बात समझ में आया? ओके, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी आपका इंक्रीज होता है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखना। ओके, मैं पीडीएफ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपने नहीं देखा होगा कल डाउनलोड करके। ओके, फिर आपने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इन द फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपकी डिक्रीज होती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले तो थोड़ा इंक्रीज होगी फिर बाद में डिक्रीज करने लगती है। तो अगर टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इस तरीके से लिखा हुआ। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस किसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, केमिकल एब्जॉर्प्शन। बट ये ग्राफ ऐसे ही जाता है, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करता है इस पॉइंट से ज्यादा नीचे जाता है या कम नीचे जाता है वो डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसका मतलब जब टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, इन दिस केस आपका प्रेशर कांस्टेंट है, याद रखना, इस केस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। इन दिस केस अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म प्रोसेस। ओके, इसमें हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, प्रेशर का इफेक्ट देखा तो जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है मींस एक्स बाई एम, जो चीज है वो एक्स बाई एम आपकी पहले इंक्रीज होती है एंड आफ्टर द सर्टेन टेम्परेचर वो, सॉरी सर्टेन प्रेशर, वो आपका एक कांस्टेंट ग्राफ शो होने लगता है। जैसे ये देखो यहाँ पर आपका कुछ इंक्रीज हुआ, फिर आपका कुछ देर बाद ये कांस्टेंट ग्राफ शो होने लगता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना जहाँ से आपका एक कांस्टेंट लाइन आपको देखने को मिलने लगा, उस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। बात समझ गए? ये आपका सैचुरेशन प्रेशर है। इसका मतलब इसके बाद आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होने वाला, प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो एडजॉर्प्शन नहीं होने वाला। ओके, आप नहीं समझ गए ना ऑल ऑफ यू? ओके, तो इसका मतलब ये थियोरेटिकली जो प्रोसेस आया, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये आपके सामने डेरिवेशन आया। नेक्स्ट है इसमें, इसी इफेक्ट ऑफ प्रेशर में
प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होने, प्रेशर इंक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या इफेक्ट होने वाला है, इसको डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया। सबसे फेमस और नंबर वन साइंटिस्ट है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसने क्या बोला कि जो ग्राफ तो यही शो होता है, इसने पहले ये दो थ्योरम दी। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज करता गया, सबसे पहले आपका हायर टेम्परेचर लगाया, फिर टेम्परेचर और डिक्रीज किया, फिर टेम्परेचर और डिक्रीज किया। ओके, इन तीन केस में उसने देखा, तो उसने बोला कि अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। इसका मतलब वही ग्राफ आया ना, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये पार्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट जो आपकी थ्योरम थी वो भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट उसने बोला कि अगर प्रेशर मैं किसी कांस्टेंट प्रेशर पर देखा उसने, तो आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा। उसने बोला अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करके देखते हैं तो प्रेशर के अकॉर्डिंग वो आपका इंक्रीज होने लगता है, और आफ्टर द सर्टेन टेम्परेचर वो आपका कांस्टेंट ग्राफ शो करने लगता है। तो उसने ये दोनों थ्योरम निकाली और इसके ऊपर एक उसने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला था x/m = kp1/n। इसके ऊपर जब उसने ग्राफ बनाया log x/m = log k + 1/n log p, तो ये वैल्यू याद रखना। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये एकदम एग्जाम में आती है, इसके अलावा और कुछ आते नहीं है। ये तीनों के तीनों केस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसने ये ग्राफ बनाया, इसका स्लोप आपका 1/n होता है। ओके, यहाँ पर फिर आपका आता है कंसंट्रेशन में, सेम टाइप का होता है, बट यहाँ पर ये सॉल्यूशन के लिए है और ये लिक्विड सॉलिड के लिए पॉसिबल है। यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है लैंगम्यूर। लैंगम्यूर के लिए आपकी ये जो प्रोसेस है आप एक बार रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दिया था मैंने। ये दो तीन पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, पॉइंट नंबर 5 पढ़ लेना। ओके, ये आपका लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। ये कुछ एप्लीकेशंस आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, यहाँ से ही पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर आपका आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बताया कि कोलाइडल वो पार्ट है जो आपके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। पार्टिकल साइज आपकी इतनी होती है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाती है। ये उनकी प्रॉपर्टीज है, विजिबल है, सेपरेशन है, और डिफ्यूजन है, सेटलिंग है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। नेचर है, टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन मोमेंट है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम लोग कल डिस्कस भी किए थे मोस्टली। फिर आपका टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका डिस्पर्स्ड फेस होता है, एक आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है। इसको आप एज अ सॉल्वेंट की तरह याद कर सकते हो, इसको एज अ सॉल्यूट की तरह याद कर सकते हो। ओके, जो आपका फॉर ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, राइट, तो आप उसकी तरीके से याद कर सकते हैं इसके लिए। नाउ इसमें ए बी सी आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। नंबर फर्स्ट आपका बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, कि अगर डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज में सॉलिड लिक्विड गैस में अगर डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप में डिवाइड किया। ये आपका डिस्पर्स फेज हो गया, डिस्पर्स मीडियम हो गया, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस होता है, यहाँ पर भी सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका मतलब 9 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होना चाहिए, बट गैस ऑन गैस आपका पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। इसका मतलब ये टोटल आपके 8 टाइप पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ। ओके, फिर बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डीपी और डीएम। डीपी मीन्स डिस्पर्स फेज के बीच में जो आपका इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे लायोफिलिक और लायोफिलिक। लायो वर्ड का मीनिंग होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक अगर सॉल्वेंट आपके अलग अलग हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग फेस करने लगते हैं। फिर डिस्पर्स टाइप ऑफ डीपी पार्टिकल, अगर डीपी पार्टिकल आपके अलग अलग है, नंबर वन आपका मल्टी मॉलिकुलर, नंबर सेकंड मैक्रोमोलिकुलर, नंबर थर्ड एसोसिएटेड कोलाइड, जिसमें आपको एसोसिएटेड कोलाइड्स पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में इनके एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना। ओके, ये ज्यादा कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। ओके, सिर्फ एग्जाम्पल याद है, एसोसिएटेड कोलाइड में आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। ओके, ये आपके सॉलिड सॉलिड सोल, अगर सॉलिड सॉलिड बनता है तो उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। मेक श्योर दैट सोल वो चीज होती है जो देखने में आपके फ्लूइड टाइप के फील होते हैं, मीन्स फ्लूइड देखने को मिलता है, उनको हम सोल बोलते हैं बेसिकली। समझे, जैसे हम बोले इफ कोलाइडल सॉल्यूशन हैज अपीयरेंस इन फ्लूइड देन इट इज कॉल्ड सोल। अगर सोल है इसका मतलब वो देखने में आपको, या अपीयरेंस उसकी लिक्विड टाइप होने वाली है। ओके, ये आपका सोल का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर।
ओके, तो अगर सॉलिड सॉलिड मिलके बनते हैं तो आपका सॉलिड सोल बनता है। ये हमने देखा डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, डीपी और डीएम का कैटेगराइज किया गया है। डीपी अगर आपका सॉलिड है, डीएम आपका सॉलिड है, तो उसको सॉलिड सोल बोलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है रूबी ग्लास, ग्लास डिस्पर्स इन ग्लास मिनरल्स, लाइक हम डिजाइन वाले कुछ कांच के बॉटल्स देखते हैं या फिर कुछ टेबल्स वगैरह देखते हैं, कुछ भी आपका ग्लास का पार्ट चीज देखेंगे जिसमें आपके दो टाइप के ग्लास मिक्स किए जाते हैं। इसका मतलब ग्लास भी सॉलिड है, दूसरा ग्लास भी सॉलिड है, दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं। जेम स्टोन भी आते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन लिक्विड। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जो डिस्पर्स मीडियम होता है वो छोटे पार्टिकल होते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल है लिक्विड में डिस्पर्स किए जा रहे हैं। ओके, तो हम इस तरीके से रीड करते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का प्रोसेस पढ़ लेना। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब होगा आपका सोल बनने वाला है, या आपके इंक है, कोलाइडल गोल्ड है, पेंट है, सिल्ट वगैरह, ये सब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट आपका है सॉलिड इन गैस, इसको बोलते हैं एरोसॉल, और इसके लिए एग्जांपल डस्ट है, सबसे अच्छा एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल आपका क्या है, चीज है, कर्ड है, जेली है, ये सब आपके इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड के लिए आपका मिल्क है, हेयर क्रीम है, बटर है, ये सब आपके एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड के। ओके, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा और इसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका लिक्विड इन गैस, इसको भी आप एरोसोल बोलते हैं। तो एरोसोल की दो कैटेगरी हैं। एरोसोल क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एरोसोल किस टाइप का सोल है। तो एरोसोल के लिए डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस फिक्स है। अगर उसमें एरो वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस फिक्स है। अब वो सॉलिड इन गैस हो सकता है, लिक्विड इन गैस हो सकता है, दोनों टाइप के अलग अलग सोल हो जाए। ओके, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस, तो आपका एरोसोल बन जाएगा। इसका एग्जांपल फॉग याद रखना अच्छे से, और क्लाउड वगैरह भी आप याद कर सकते हैं इन केस अगर याद होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड आपका सॉलिड सोल है, ये आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सॉलिड सोल। गैस इन सॉलिड कैसे बनता है, किसी का एग्जाम्पल है, ये देखो। गैस इन सॉलिड के लिए एक अच्छे से एग्जाम्पल है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। रामायण देखा ना सबने, नल नील जानते हो, राम सेतु जानते हो, जो बनाया था श्रीलंका में जाने के लिए, वहां पर पत्थर तैरते रहते हैं समंदर में। डिड यू नो दैट, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तो वो आपके गैस इन सॉलिड वाले सोल होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे क्या हुआ कि कोई पत्थर है, उस पत्थर के अंदर गैस के पार्टिकल्स या गैस के जो होल्स हैं वो अंदर फिक्स हो गए, फंस गए, बाहर नहीं निकल पाए, ट्रैप्ड हो गए। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके अंदर ट्रैप्ड हो गए। इसका मतलब अगर किसी चीज में गैस अंदर ट्रैप्ड हो जाए तो वो चीज पानी में डूबती नहीं है। ये जानते हो नहीं जानते हो? आप ट्यूब जो होता है, कभी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो, कहीं पर नहाए होगे, जो ट्यूब होता है जिसमें हम लोग हवा भरने के बाद उसके ऊपर आप बैठ जाते हो पकड़ के, वो आपका नीचे नहीं डूबता है। इसका मतलब ये है किसी भी पार्टिकल में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आपके ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसका मतलब वो पानी में नहीं डूबने वाला। तो जो प्यूमाइस स्टोन होता है ना, उसी का ही एग्जाम्पल है। ये कैसे होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वॉल्केनो वगैरह होती है, वॉल्केनो से जो लावा निकलता है बाहर, लावा इतना स्पीड से बाहर निकलता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। जब बाहर निकलता है तो जैसे एयर और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसके बीच बीच में कहीं पर आपके पार्टिकल्स होल वगैरह रह जाते हैं। तो उन होल के थ्रू वहां पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप्ड हो जाती है गैस वहां पर। जैसे गैस ट्रैप्ड हो गई और बाहर कांटेक्ट में आने पर वो जो लावा निकला है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं फ्यूमाइस स्टोन। फ्यूमाइस स्टोन को आप गूगल में सर्च करके देख लोगे तो मिल जाएगा आपको देखने के लिए किस तरीके से होता है। तो एक टाइप का फ्यूमाइस स्टोन ही था जो नल नील ने समंदर में डाला था, और भगवान राम ने क्या नाम, इंडिया से श्रीलंका गए थे उस पे तैर करके। ओके, जो नल नील थे वो अच्छे वाले सिविल इंजीनियर थे, उनको इसका आइडिया था, हिमांश स्टोन का आइडिया था, तभी वो लोग जानते थे कि ये वाला पत्थर तैरता है। ऐसा नहीं कि राम का नाम लिखने से तैरने लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का आपका फोम एग्जांपल है, फोम, इसको फोम ही बोलते हैं, और फोम आपका एग्जांपल है जो शेविंग क्रीम वगैरह होते हैं वो आपका गैस इन लिक्विड होता है। ओके, या सोडा वाटर देख सकते हो हम लोग, सोडा वाटर तो जानते होगे सब, ये आपके एग्जांपल है। ओके,
तो सोल, एमल्सन एंड जेल, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो सोल क्या होता है। ओके। फिर आपका सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेस्ड पर जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। नंबर वन लायोफिलिक, नंबर सेकंड लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक दो टाइप के होते हैं। लायोफिलिक वो बोलते हैं जो क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट लविंग। लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स होता है लविंग। आपने इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ई पॉजिटिव, यस सर। पढ़ा कि नहीं? यस सर। यस सर। सेम चीज यहाँ पर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या सॉल्वेंट फिलिक है। लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग, वहां पर इलेक्ट्रॉन लविंग होता था, यहाँ पर सॉल्वेंट लविंग है। सेम है, फिलिक मतलब होता है लविंग, फोबिक मतलब होता है फोबिया। फोबिया मतलब जिससे डर लगता है, जिसके पास नहीं जाना चाहते हैं, इसका मतलब होता है सॉल्वेंट हेटिंग, ये आपका सॉल्वेंट लविंग। तो दो टाइप के सोल होते हैं, एक आपका लायोफिलिक, एक आपका लायोफोबिक। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, लाइक इमल्सॉइड होता है और सस्पेंसॉइड होता है। तो ये नाम आपके आएंगे नहीं कभी, लायोफिलिक और लायोफोबिक ही आते हैं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लायोफिलिक के अलावा और कुछ नाम आता नहीं। ओके। इनको प्रिपरेशन हमने देखा कि ये इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेबिलिटी देखा, रिवर्सिबिलिटी देखा, विस्कोसिटी देखा, सरफेस टेंशन, हाइड्रेशन, सॉल्वेंट चार्ज, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ओके। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के बीच में आपने देखा मल्टी मॉलिकुलर हो गया, एक आपका मैक्रो मॉलिकुलर हो गया, एक आपका एसोसिएट हो गया। मल्टी मॉलिकुलर का मतलब होता है जैसे आप गोल्ड है। ओके। चलो मैं आपको गोल्ड का आपको आइडिया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो नाउ मल्टी मॉलिकुलर आइडिया हुआ आपको। मल्टी मॉलिकुलर क्या है मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझो, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन होता था ना, आपने रॉड लगाई थी, दो रॉड को एक मेटल में हमने करंट प्रोवाइड किया था, तो यहाँ से आपके मेटल क्या होती वेपोराइज होती थी। इसका मतलब मेटल्स के पार्टिकल, फॉर एग्जांपल हम गोल्ड लेते हैं। ओके। गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं, एयू के पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे, तो जैसे वेपोराइज होंगे तो बहुत सारे एयू के पार्टिकल्स होंगे, राइट? बहुत सारे एयू के पार्टिकल्स होंगे ना, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं एक साथ मिलकर के, मीन्स एयू पार्टिकल्स कौन है भाई, म्यूट करो ना। एयू के पार्टिकल्स, बहुत सारे एयू के पार्टिकल्स एक साथ मिलकर के एग्रीगेट हो जाते हैं आपके। ओके। यहाँ पर वही चीज है, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, मीन्स ये एयू के पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर के आपके सोल बना लेंगे।
क्लियर है, समझ गए। नाउ सल्फर S8 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि S आपके मिल जाएंगे, नहीं, S8 आपका एक पार्टिकल को काउंट करेगा, फिर S8 आपका एक पार्टिकल होगा, इस तरीके से S8 मिल करके एक आपका सोल बनाएंगे। ओके, हालांकि है नहीं आपके, आपको पढ़ना नहीं, इससे क्वेश्चंस आया नहीं, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ इन सेकंड है आपका मैक्रो, थर्ड है आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स को आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपके मिशेल फॉर्मेशन होते हैं। मिशेल फॉर्मेशन को मैंने बताया था। ओके, इस तरीके से मिशेल फॉर्मेशन होते हैं। ओके, सब्सटेंसेस हुज मॉलिक्यूल एग्रीगेटेड फ्रॉम द पार्टिकल्स, ये सारे डेफिनेशन लिखी है। आप उसमें डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, वो आप लोग रीड करो। कंसेप्ट ये है कि जो आपका साबुन या सोप होता है, उसमें आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है? इलेक्ट्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इलेक्ट्रो का वर्ड आया, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, टेल मी। ये जो फिलिप। पार्ट है, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है, वेरी गुड, ओके। हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये वाला पार्ट आपका फोबिक। मैंने यहाँ पर हाइड्रो वर्ड यूज किया है, यहाँ पर देखो हाइड्रो वर्ड यूज किया है इन दिस केस। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? आपका सॉल्वेंट कैसा है? वाटर है, राइट। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, जब आप डालोगे इसको तो इस टाइप का जो आपका सर्किल वाला हेड वाला पार्ट है वो इसमें डूबा रहेगा, और बाकी पोर्शन आपका बाहर निकला रहेगा। जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, बहुत सारा कंसंट्रेशन इंक्रीज किया इन पार्टिकल्स का, तो क्या होता है? ये सारे पार्टिकल इस टाइप का एक मिशेल फॉर्म कर लेते हैं। तो जो ये वाले पार्टिकल्स आपके अंदर हो जाते हैं, इसको सेव करने के लिए, इनका कांटेक्ट वाटर से ना होने के लिए इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं वो लोग, कि वाटर से कांटेक्ट नहीं कराना है इसका, क्योंकि इसलिए ये आपके फॉर्म हो जाते हैं जो। तो इस पार्टिकल, इस चीज को हम बोलते हैं मिशेल। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें एक टर्म्स आता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन अबव व्हिच एसोसिएट कोलाइड्स और मिशेल आर फॉर्म। जिस कंसंट्रेशन के ऊपर आपके कोलाइड्स और मिशेल फॉर्म होने लगते हैं, वो आपका कंसंट्रेशन होता है। फॉर सोप ये कंसंट्रेशन आपका इतना होता है, 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर। अगर हम बात करें क्राफ्ट टेम्परेचर की, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो आपका मिशेल फॉर्म हो जाएगा। द टेम्परेचर एबव विच मिशेल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। अगर क्राफ्ट टेम्परेचर आपका नीचे है, ओके, तो उसमें आप कितना भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करो, आपका मिशेल फॉर्म नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मिशेल फॉर्मेशन। तो मिशेल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी सफिशिएंट कंडीशन थी? ये दोनों कंडीशन है, आपको रीड कर लेना अच्छे से, कि एक आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होना चाहिए, एक आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है, वही लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक में कौन कौन से पार्ट होना चाहिए, ये आपके लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल। नाउ सर्फेक्टेंट, इसको आपको सबको पढ़ना है। कल मैं सर्च कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सर्फेक्टेंट का क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना बेटा। नीट में आपका कैटानिक सर्फेक्टेंट से क्वेश्चन आया था, तो ये भी पढ़ सकते हो। कैटानिक सर्फेक्टेंट क्या होता है? एनायनिक सर्फेक्टेंट तो आपने पढ़ लिया, ये आपका सोप वाला ही पार्ट है। ओके, और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जस्ट एग्जाम्पल याद करना, और कौन सा हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, कौन सा हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, इतना याद करो। एग्जाम में इतना ही पूछे जाता है कि जो आपका एक एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट कौन सा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट कौन सा, इतना ही पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या होता है? जैसे हमने कल एक वीडियो में देखा था कि ये आपका जस्ट से ऑयल ड्रॉप है, तो ऑयल ड्रॉप आपका, ऑयल ड्रॉप का जो पार्टिकल वो नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर पार्टिकल्स में या नॉन पोलर चीज में जो आपके हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट होते हैं, ये अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो इस यहाँ पर आपका ऑयल ड्रॉप ट्रैप हो गया, इसका मतलब ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये आपके नॉन पोलर वाले हैं या हाइड्रोफोबिक वाले हैं, ये आपके किस साइड जाएंगे? ऑयल ड्रॉप के साइड जाएंगे। ओके, तो आपका इस टाइप से मिसेल फॉर्म हो जाएगा, और ये मिसेल हम लोग पानी से धो करके बाहर निकाल देंगे, जिससे हमारे हाथ, ग्लास जो भी है जहाँ पर ग्रीस है, ग्रीस ड्रॉपलेट आपकी साफ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? उसके दो मेथड है मेजरली, आपका एक डिस्पर्सन मेथड है, सेकंड आपका कंडेंसेशन मेथड है। डिस्पर्सन मेथड आपका इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रो और पेप्टाइजेशन, ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना। ओके नाउ इसमें फर्स्ट है मैकेनिकल में क्या करते हैं, सब्सटेंस जो आपका डिस्पर्स होगा उसको फर्स्ट हम ग्राइंड करेंगे, फाइनली ग्राइंड करने के बाद उसको शेक करेंगे विद द डिस्पर्सन मीडियम, एंड आपका एक सस्पेंशन फॉर्म हो जाएगा। ओके, जिसको कोलाइडल मिल से पास करेंगे तो आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, ये आपका एक वन ऑफ द मेथड है फॉर द फॉर्मिंग अ कोलाइड सॉल्यूशन। ओके, सेकंड मेथड है आपका इलेक्ट्रोडिस्पर्सन, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोडिस्पर्सन ये नाम से आएगा ब्रेडिक आर्क मेथड, ब्रेडिक आर्क मेथड के नाम से आएगा, इलेक्ट्रोडिस्पर्सन शायद नहीं आएगा। ओके, तो ब्रेडिक आर्क मेथड के नाम से याद करना है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। ओके, नॉन रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। बात समझ गया है ऑल ऑफ यू? ओके, इसमें प्रोसेस ये था कि जो इलेक्ट्रोड लगे थे ये इलेक्ट्रोड आपके वही मेटल के होंगे, सेम मेटल के होंगे जो हम जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन हमको बनाना है। ओके, और उसी मेटल को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ओके, जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस ऐसा होता है अगर आपके पास यहाँ पर मेटल नहीं है तो आप जिसके इलेक्ट्रोड लोगे उसी इलेक्ट्रोड का आपका उसी मेटल के इलेक्ट्रोड का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। लेट से अगर मैंने ये प्लेटिनम लिया और यहाँ पर कुछ नहीं रखा तो ये मेरा सोल बनेगा, वो प्लेटिनम सोल बनेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर मैंने आपका ये पार्टिकल्स, ये जो आपके रॉड हैं, ये एयू ले लिया, गोल्ड ले लिया, ये मैंने एयू गोल्ड ले लिया, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो एयू का बनेगा। ओके, नेक्स्ट, अगर ये मैंने आपका यहाँ पर गोल्ड ले लिया, एयू ले लिया, या आपके प्लेटिनम ले लिया, या आपके प्लेटिनम ले लिया, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये किसका बनेगा, एयू का बनेगा, नॉट द इलेक्ट्रोड। ओके, समझ गए? तो ये बात याद रखना, अगर मेटल है तो मेटल का सोल बनेगा, नहीं है मेटल तो इलेक्ट्रोड का सोल बनेगा, बस इतना। पेप्टाइजेशन कल हमने देखा था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट के आगे आप ये वर्ड याद रखना, फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड इनटू कोलाइडल, पीपीटी को क्या किससे बदलना बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, प्रिसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना आपका प्रोसेस है पेप्टाइजेशन। और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट करना वो प्रोसेस होता है कोगुलेशन। याद रखना, अभी हम कोगुलेशन पढ़ेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट करना कोगुलेशन होता है, और प्रिसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना आपका पेप्टाइजेशन होता है। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। कल हमने देखा था किस तरीके से कि लेट से हमने AgI आपके सामने था और AgI में हमने AgNO3 ऐड किया। AgI में आपने क्या ऐड किया, AgNO3 ऐड किया। जब AgNO3 ऐड करेंगे तो जो कॉमन आयन होते हैं, AgI का नेचर है वो मोस्टली कोवेलेंट नेचर होता है। डिड यू नो दैट AgI का जो नेचर होगा वो कोवेलेंट नेचर होगा, तो उसके जो बॉन्ड है वो बॉन्ड डिसोसिएट, बॉन्ड आपके टूटेंगे नहीं। ओके, तो ये बात समझ गए बेटा ऑल ऑफ यू? AgI का नेचर कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर होगा AgI का। ओके, तो AgI आपका पार्टिकल है, यहाँ पर समझना। ओके, बात को ध्यान देना। लेट से मैं आपको इस तरीके से ध्यान दे रहा हूँ, AgI है, AgI आपका बन गया। अभी AgI जब बन जाएगा आपका, तो AgI बनने के बाद सॉल्यूशन में आपके Ag पॉजिटिव रहेंगे, NO3 निगेटिव रहेगा, राइट? ये दोनों चीज रहेंगे बिकॉज NO3 आपने एक्सेस मीडियम में लिया ना, राइट? Ag पॉजिटिव रहेगा और NO3 आपका नेगेटिव रहेगा। तो ये जो AgI है आपका उस पार्टिकल को एड्सॉर्ब करेगा अपने सरफेस पर जो खुद से आयन मैच करता हो। तो ये खुद से किसके साथ आयन मैच करता है, Ag के साथ मैच करता है, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, Ag के पॉजिटिव वाले पार्टिकल इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये आपका कैसा बना सोल, ये आपका पॉजिटिव सोल बना। इस सोल के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सोल। सेम टाइप अगर ऐसा हम इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, जो आपने AgNO3 ऐड किया ना इसको बोलते हैं बेटा पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट, बिकॉज इसी ने तो कन्वर्ट किया, पेप्टाइज बनाया। ओके,
इसको बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट आपका एग्जांपल AgI देखा था, यहाँ पर KI में I कॉमन है, तो आपका AgI और I नेगेटिव, ये नेगेटिव टाइप का सोल बनने वाला। ओके, पेप्टाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट था आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेथड में आपको सिर्फ केमिकल मेथड देखना था। डबल डिकम्पोजिशन में मैंने बताया था, ये डबल डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये सारी चीजें हमने इंक्लूड की थी। फिर फिजिकल मेथड में हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्सेसिव कूलिंग, ये हमने देखा था। ओके, नेक्स्ट आपका ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा, ये क्वेश्चंस किसने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वन का आंसर बताओ ऑल ऑफ यू। फर्स्ट का आंसर पॉजिटिव। फर्स्ट वन का आंसर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सोल। कैसे निकाला बेटा पॉजिटिव सोल? Fe पॉजिटिव। यस, यहाँ से FeOH आपका प्रेसिपिटेट बना और इससे आपका एक Fe पॉजिटिव ट्रिपल पॉजिटिव जाएगा, FeCl3 से आपका Fe ट्रिपल पॉजिटिव जाएगा और Cl नेगेटिव जाएगा। ओके, Fe ट्रिपल पॉजिटिव इससे कॉमन आयन दिख रहा है, तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव इसके ऊपर पॉजिटिव 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 इस तरीके से एडजॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका कौन सा टाइप का है? पॉजिटिव चार्ज वाला है। गॉट इट? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन? इस टाइप का क्वेश्चंस आया था, नीट में आया था रिसेंटली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन? कौन सा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा? बोलो, कैसे निकालना है? मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है बेटा जो एक्सेस अमाउंट में है, आप क्या निकालो, मोल निकालो या मिली मोल निकालो, जो एक्सेस अमाउंट में है उसी टाइप का आप निकाल सकते हो। अगर एक्सेस अमाउंट में आपका Ag पॉजिटिव है तो आप निकाल दो कि A पॉजिटिव टाइप है। अगर एक्सेस अमाउंट में आपका Ki नेगेटिव है, इसका मतलब आप बोल सकते हो को वो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ध्यान से देखो। मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप ऑप्शन चेक कर लेना। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 देखो, इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे? फाइंड आउट द मिलीमोल ऑफ दिस। AgNO3 के मोल निकालो। ये नहीं, ये वाला करेक्ट नहीं है ना, ये वाला कुछ 3 वाला देखो, इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे? आई होप मिलीमोल निकालना आता होगा आपको। मिलीमोल कैसे निकालते हैं? 100 इंटू 0.1, या आप मिलीमोल निकालो या आपको मोल से निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, या आप मिलीमोल निकालो या नंबर ऑफ मोल्स निकालो या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, आपको पार्टिकल से ही तो डिसाइड करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 10, राइट? 10 किसके मिलीमोल्स हैं? AgNO3 के। नाउ इसके देखो मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 20. 100। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसके मिलीमोल्स कितने बेटा? 20. 20 millimoles. Very good. Okay, 100 into 0.2, that millimoles is 20. Now मुझे बताओ किसके मिलीमोल ज्यादा है, Ki के और AgNO3 के?
के आई के KI. साथ, इसका मतलब आपसे पूछा निगेटिवली चार्ज पूछा पूछा तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। गॉट इट? ऐसा ही आपका आंसर आया था जेई नीट में, आपका आई थिंक यही क्वेश्चन था या कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट में रुको, पहले मैं कवर कर दूं जहां तक हमारा हो गया था। डायलिसिस आपको समझ में आता है? डायलिसिस क्या होता है? एक आपका मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर आपका सेलोफोन, जो आपका कौन सा मेम्ब्रेन होता है? सुइटेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर मेम्ब्रेन पार्चमेंट और सेलोफोन का मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर, ये इसमें पूरा। ओके, ओके चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मैं कैसे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। मैंने पहले मिलीमोल निकाला। मिलीमोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मिलीमोल ऑफ AgNO3, AgNO3 के मिलीमोल निकालने के लिए मुझे 100 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाइड करके 10 मिलीमोल आया। राइट हर्षदा? ओके, Yes, sir. ओके। के आई के आपको मिलीमोल निकालना है, तो के आई के मिलीमोल के लिए 100 इंटू 0.2 कंसंट्रेशन, मेक श्योर दैट ये कंसंट्रेशन एम में ही होना चाहिए। अगर नॉर्मलिटी है तो उसको मोलरिटी में कन्वर्ट करो, तभी आपका मिलीमोल आएगा। गॉट इट? समझ में आया? कंसंट्रेशन एम में ही होना चाहिए, मोलरिटी नहीं, मोलरिटी में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके मिलीमोल आ जाएंगे 20 मिलीमोल। ओके, नाउ अभी आप देखो, इन दोनों के, एक के 20 मिलीमोल आया, एक के आपके 10 मिलीमोल आया। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब रिएक्शन कराओगे, फॉर एग्जांपल AgNO3 की रिएक्शन करा रहे हो KI के साथ, AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? AgNO3 की रिएक्शन KI के साथ करा रहे हैं, तो AgNO3 प्लस KI क्या फॉर्म होगा आपका? क्या फॉर्म होगा? plus KNO, AgI प्लस साथ में KNO3. KNO3। अभी ध्यान से देखना बेटा, इसमें आपके AgNO3 के कितने मोल्स थे या कितने मिलीमोल थे? 10। KI के कितने थे? 20। रिएक्शन करने के बाद आपने पढ़ा ना लिमिटिंग रेजेंट, कौन सा लिमिटिंग रेजेंट है यहाँ पर? AgNO3। तो AgNO3. इसके आपके 10 बनेंगे, राइट, और इसके भी आपके 10 बनेंगे, तो इसके आपके 10 बच जाएंगे। ये बात समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. ओके, जब ये चीज समझ में आ गई तो आपके पास क्या है? AgI था, AgI एक पूरा का पूरा पार्टिकल्स है। ओके, AgI आपका पूरा का पूरा पार्टिकल्स है। अभी आप सोचो, आपके सामने कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है? एक आपके सामने KNO3 प्रेजेंट है। KNO3 में आपका कौन सा चार्ज है? एक आपका K पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और एक आपका NO3 नेगेटिव चार्ज है, राइट ना, और एक आपका KI, KI से आपका कितना चार्ज है? ये आई नेगेटिव चार्ज। ये positive और ये बात समझ negative. में आया? अभी आप मुझे बताओ कि ये AgI के लिए कौन सा फेवरेबल कंडीशन शो करेगा कॉमन आयन के अकॉर्डिंग? आई नेगेटिव या NO3 या K पॉजिटिव? कौन सा शो करने वाला? आई नेगेटिव या NO3 या K पॉजिटिव? इसके साथ कॉमन आयन कौन शो कर रहा है? I negative. आई नेगेटिव। तो आई नेगेटिव इसके सरफेस पर सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। लेट्स से ये आई नेगेटिव, इसको मैं नेगेटिव नेगेटिव नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझ जाना। तो क्या बन जाएगा ये आपका? नेगेटिव सोल बन गया, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव ही तो पूछा था क्वेश्चन में, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। बात समझ गए? तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, आपने मिली मोल निकाल के देख लो, किसके ज्यादा मिली मोल से आप टिक लगा दो, हो गया आपका। बात समझे? Yes, sir. ओके, गुड। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट, डायलिसिस समझ में आया? डायलिसिस क्या काम करता है? नॉर्मली आपका चाय का छन्नी होता है ना, वो जैसा ही काम करता है। चाय चाय छान के अलग कर देता है और चाय पत्ती आपका अलग कर देगा। ओके, बेसिकली आपको क्या करना है? प्यूरिफाई करना है कोलाइडल सॉल्यूशन को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में आपने बैटरी लगाया होता है, और बैटरी के थ्रू क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक साइड जाएंगे, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक साइड जाएंगे। आई थिंक अभी तक तो आप जान गए कि कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज होता है या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज वाला एक साइड जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला एक साइड जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। आपने देखा कि एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसके साथ नेगेटिव वाले पार्टिकल जाएंगे और कैथोड आपका नेगेटिव जाएगा तो इसके तरफ आपके पॉजिटिव पार्टिकल जाएंगे, इससे आपका सेपरेट हो जाएगा। ओके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के बाद हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कोलोडियन होता है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो ये 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आपने देखा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? हेट्रोजीनियस समझ में आ गया, विजिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा टिंडल इफेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट आपका फिल्टरेबिलिटी भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फिल्टर करना है तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाना पड़ेगा या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कलर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपको देखना। हाँ, इसमें टिंडल इफेक्ट में ये बोथ प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? डायमीटर ऑफ डीपी पार्टिकल इज आपका नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ, वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ओके, ये हमने कल बताया था कि डिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दोनों में अलग अलग होना चाहिए। ओके, फिर आपका काइनेटिक प्रॉपर्टीज में हमने ब्राउनियन मूवमेंट देखा था या मोशन देखा था, जो जिगजैग टाइप के मोशन शो करते रहते हैं, जिगजैग पाथ। फिर आपने देखा कोलाइडल चार्ज, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कोलाइडल चार्ज, आज का लेक्चर। ओके, नाउ आज का लेक्चर कोलाइडल चार्ज ऑन द पार्टिकल स्टार्ट होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको बताना पड़ेंगे। ओके, नाउ पहले बताओ क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होना चाहिए? बोलो एवरीवन। H2। पक्का H2 होगा? H2। गुड। इसने क्या पूछा? लीस्ट एडजॉर्प्शन, H2 होगा। ओके, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है। जिसको नहीं समझ में आता बेटा फिर से लेक्चर दोबारा से देखना, रिपीट करना, आपको समझ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दो, क्राफ्ट टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, क्या होगा? क्राफ्ट टेम्परेचर बोला मैंने, मिशेल के टाइम पे आएगा क्राफ्ट टेम्परेचर। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए और बी? D। डी? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा आप लोग कि ऑप्शन ए है या बी है या डी है। डी। पक्का सबका करेक्ट है? एक बी बोल रहा है, एक डी बोल रहा है। डी डी। अच्छा, डी बोला, चलो फिर ठीक है। ओके, सो इसका ऑप्शन डी आएगा। इज एवरीवन ओके? पक्का सही है ना? यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए मतलब सी। हाँ। यस। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें एक बार देखो क्राफ्ट टेम्परेचर में एक कोई सॉल्यूशन डेटा, हाँ सही, डी ही ऑप्शन होना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन है 28 क्वेश्चन नंबर 3 में? ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है? मतलब ऑप्शन बताना, ये ऑप्शन बताना आपको, ए है, बी है, सी है, डी है। सी। ए आएगा ना? ए सबको सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा ना? बोलो,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 30 बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 4 बताओ जो 30 लिखा हुआ है। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन डायमीटर आपका कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। दोनों की दोनों कंडीशन है। टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड। much smaller, Much smaller. Similar to the diameter of dispersed particle is similar to the wavelength of the light used. Okay. B होगा ना? देखो कौन कौन सी कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 होगा द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो नॉट मच स्मॉलर, तो बी कैसे होगा। डायमीटर डिस्पर्स पार्टिकल इज मच स्मॉलर होना ही नहीं चाहिए ना। द greater आएगा क्या? refractive index is greater than the refractive index for, यहाँ पर चलो सी भी नहीं होने वाला, क्या होने वाला है बोलो। किसी ने आंसर किया चैट बॉक्स में, हर्षदा। ओके हर्षदा, डी ऑप्शन कैसे होगा, टेल मी। सर वो डायमीटर नॉट मच स्मॉलर होता है ना, फिर मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा ना। यस ओके, नॉट मच स्मॉलर ऑलमोस्ट इक्वल होगा। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर, स्मॉलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो अगर एक एक ऑप्शन यहाँ पर लार्जर है, मच लार्जर, मच स्मॉलर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो आपका डी ही ऑप्शन मैच कर रहा है। इज ऑल ऑफ यू ओके, सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिपरेशन फॉर द कोलाइड। पोस्ट वॉल प्रोसेस आपने पढ़ा, वेन आर्कल मेथड आपने नहीं पढ़ा, ये आपका कहाँ पर आएगा, मेटलर्जी में आएगा वेन आर्कल मेथड। ओके, ब्रेडिक आर्क मेथड आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, ब्रेडिक आर्क मेथड के लिए कौन कौन सी मेटल्स होती हैं जो लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 बोलो बेटा। पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस टू ब्रिंगिंग कोलाइडल मॉलिक्यूल इनटू सॉल्यूशन या प्रोसेस टू कन्वर्ट प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन या प्रोसेस टू कन्वर्टिंग कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट। क्या है ऑप्शन बी। बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग अभी कर नहीं पाओगे, बिकॉज चलो क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दो, इसके लिए बाद में बताऊंगा मैं। ओके, वैसे आप लोग कर सकते हो, ऑस्मोसिस प्रेशर वगैरह आपने पढ़ा नहीं है तो उसको छोड़ दो अभी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। इस पेज के क्वेश्चन सारे जेई वाले थे, इस पेज के क्वेश्चन सारे नीट वाले। द कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज कितना होता है। पार्टिकल साइज कितना होता है। 10 power minus 6 to minus 9. 10 पावर -9 टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस ऐसे बोलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग। liquid in gas, लिक्विड इन गैस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ Liquid in लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, सी ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका, इसको हम लोग 9 कर लेते हैं, इसको हम लोग 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आप बता दो आंसर, निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दो जल्दी से, क्या होने वाला आंसर, सॉल्व करो जल्दी से। सिंपली देख के बता सकते हो भाई, आपको सॉल्व करना ही नहीं है। पहले देखो नेगेटिवली चार्ज फाइंड करना आपको, तो नेगेटिवली चार्ज मतलब आपको क्या है, नेगेटिव वाले को ज्यादा फोकस करना है कि नेगेटिव के मिलीमोल आपके ज्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आने वाला है।
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। ओके, ऑप्शन बी आने वाला है। ओके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऑप्शन सी देखो एक बार, सी आएगा क्या? सी आएगा क्या या नहीं? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी और बी, देखो इसको निकाल लेना, कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है। मैंने जहां जिस पीडीएफ से लिया है वो ट्रस्टेड नहीं है, बट नीट में इसी टाइप का क्वेश्चन आया। आई डोंट नो ये ऑफिशियल है या नहीं है, मतलब नीट में आया क्वेश्चन, बट ये डेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, बिकॉज जिस पीडीएफ से लिया मैंने उसमें ऐसा ही था डेटा कुछ, बिकॉज यहाँ पर आपका, चलो मैं बताता हूँ इसको। इसके मिलीमोल निकालो, फर्स्ट के मिलीमोल निकालो, कितना आएगा? फर्स्ट के मिलीमोल कितना आएगा? 50। 5। 5, ओनली 5। इसके मिलीमोल 5, ये तो 5। आपका नहीं। नेक्स्ट बी ऑप्शन में देखो, इसके मिलीमोल 50, 50। इसके मिलीमोल 75। 75। 75। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट भी सी ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन में इसके मिलीमोल 50, इसके मिलीमोल 100। 100। ओके, 100 आएगा ना? हाँ, इसके मिलीमोल 100, 100। 100 इसके मिलीमोल 75। 75। तो आपका बी और सी यहाँ पर लग रहा, बट ऐसा क्वेश्चन दो ऑप्शन तो करेक्ट होते नहीं है ना, तो एक बार लग रहा है कि डेटा मिसिंग होगा, एक बार देख लेना आप लोगों के। क्लियर है ना? समझ गए Yes, sir. ना? इसमें एक कंसेप्ट और भी लगा सकते हो कि इस तरीके से कि अगर आपको आंसर मैच करना है, बिकॉज जो आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हो, आपने एक लाइन आपने मिस कर दी होगी, उसने बोला था स्लाइटली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ना। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या ऐड करते हैं पेप्टाइजेशन में, आपने पढ़ा होगा। पेप्टाइजेशन में ध्यान से देखना, इन द पेप्टाइजेशन प्रोसेस, इधर गया पेप्टाइजेशन, तो मिल गया ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझे? स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आप एक ऑप्शन ये भी लगा सकते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक में आपका 75 मोल मिल रहे थे, एक में आपके 100 मोल मिल रहे थे, तो आपको बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? नहीं समझे आप Yes, लोग? sir. पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझे कि नहीं समझे? जब आप पेप्टाइजेशन प्रोसेस करते हो तो आपको थोड़ा ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। ओके, तो जो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है मिलीमोल्स आपका आएगा, तो आपका ये 75 वाला ऑप्शन सही से मैच करेगा। बट एक बार देख लेना एक्चुअली में है कि नहीं है। ओके, तो ये और कंफर्म हो जाएगा, आपका बी ही आंसर आएगा या नहीं। ओके, बी और सी दोनों सही है यहाँ पर, बट यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ ऐड कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है इसको सही ना करें, बिकॉज डेफिनेशन में आपका स्मॉल अमाउंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 बता दो बेटा। विच ऑफ द, अच्छा चलो ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी नहीं हुआ है, बट फिर भी आपको पता लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोल चार्ज ऑन द कोलाइडल? क्या टिंडल इफेक्ट में कोई चार्ज होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई चार्ज होता है? ये अभी प्रॉपर्टीज आपकी हुई नहीं, मैं अभी बताता हूँ आपको। ओके, अच्छा ये भी प्रॉपर्टीज नहीं हुई है, ये भी नहीं हुई है, सरफेस सरफेस, चलो अभी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में, क्या स्टार्ट करने, चार्ज ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, क्या है आपका हेडिंग है चार्ज ऑन, सेकंड, चार्ज ऑन कोलाइड्स। बेटा ये प्रोसेस याद रखना है, चार्ज ऑन कोलाइड्स क्या होती है। ओके, सेम सेम प्रोसेस होती है चार्ज ऑन कोलाइड के लिए। मैंने कल बताया था आप लोगों को, जब चार्ज ऑन कोलाइड की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, कोलाइड की।
तो कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? चार्ज ऑन कोलाइड दो तरीके से हम बना सकते हैं। फर्स्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, कैप्चर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। नंबर वन, selectively captures electron from the solution। ओके, इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। आप क्या है, आपका एयू वाला पार्टिकल है। ओके, बहुत सारे एयू के पार्टिकल्स यहाँ पर, ये भी एयू है, ये भी एयू है, ये भी एयू है। ओके, ये भी एयू है, ये भी एयू है। ये सारे किसके पार्टिकल्स हैं? एयू के पार्टिकल्स। ओके, जब एयू के पार्टिकल इतने सारे, पहले तो ये समझो कि जो एयू के पार्टिकल्स होंगे, एयू मीन्स, और एयू आपका एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होगा, इनका मेटेलिक बॉन्ड होगा, राइट। तो क्या होता है, इसको हम लोग डिफ्यूज करके ये एटम्स आप अलग अलग करते हो। डिड यू नो दैट? डिफ्यूज करके हम एटम्स अलग करते हैं। भूल गए क्या? एक मेथड था जहां पर हम लोग ब्रेडिक आर्क मेथड से हम ये सारे एटम्स को हम वेपराइज करते थे। वेपराइज करेंगे तो आपका एक एयू का एटम्स यहाँ पर निकल आएगा, फिर से एयू का एटम्स यहाँ पर निकल आएगा। तो अभी ये दोनों एटम्स बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, चिपक नहीं रहे हैं, ये आपस में साइड बाई साइड आकर के ये सोल बना रहे हैं। समझे? ये बहुत सारे एटम्स आपके एयू के साथ में आकर के एक सोल बना रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो ये आपस में हल्का हल्का टच कर रहे हैं इस तरीके से, ये आपके एयू एयू हो जाएंगे। ओके, जब इतने सारे एयू हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इनके पास, बिकॉज इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ऊपर इनकी एक इलेक्ट्रॉन की लेयर आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए और इसकी वजह से ये आपका चार्ज आ गया। इस सॉल्यूशन पर जो आपका चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज आया, किसके थ्रू आया? इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू आया। ओके, जो कि ये फेमस प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल भी फेमस प्रोसेस नहीं है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बट ये वन ऑफ द प्रोसेस है कि चार्ज कैसे आता है। सेकेंड प्रोसेस है जो बहुत ही फेमस प्रोसेस है, जो आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? पेप्टाइजेशन पढ़ा क्या? selectively adsorb the common ion on the on, on themselves and occupy the positive and negative charge। ये सेम ही प्रोसेस है, पेप्टाइजेशन वाला ही प्रोसेस है। देखो, ध्यान से देखो क्या है, एक बार देखो 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 ध्यान से। आपके सामने AgNO3 है, AgNO3। AgNO3 जब आपका Ki के साथ रिएक्शन करता है, आपका क्या बनेगा? जल्दी से बोलो। AgI बनेगा, यस और नो? एंड प्लस आपका KNO3 बनेगा। गॉट इट? अभी जो ये वाला पार्टिकल आया, ये आपका कोलाइडल पार्टिकल बन गया, राइट। क्लियर है? ये आपका कोलाइडल पार्टिकल बन गया। लेट से हम फिर से वही सेम एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था। इसके आपके 10 मिलीमोल हैं। ओके, Ag के 10 मिलीमोल हैं और इसके भी आपके 10 मिलीमोल हैं। ओके, एंड ये आपका लेट से एक्सेस अमाउंट में है, तो इसके हम लोग 100 और 100 मिलीमोल लेते हैं। मैं आपके चार्ज के मोल की बात कर रहा हूँ, मैं इस Ag की बात कर रहा हूँ, NO3 की बात कर रहा हूँ, K की बात कर रहा हूँ, I की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब AgI बनेगा तो इसके कितने इस पार्टिकल के कितने कितने मोल कंबाइंड होंगे? 10 मोल कंबाइंड होंगे, बिकॉज Ag के आपके 10 ही है, तो I के भी 10 कंबाइंड होकर के आपका AgI बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसा नहीं समझ में आता, इसके भी आपके 10 और 10 कंबाइंड होंगे, ये बात नहीं समझ में आता, तो आप इस तरीके से समझो कि मैंने Ag के 10 मोल लिए और इसके मैंने 100 मोल लिए, तो इसके मुझे 10 मोल बनेंगे और इसके भी 10 मोल बनेंगे, तो यहाँ पर आपके 90 मोल बच जाएंगे।
बात समझ में आया? गॉट इट? क्लियर है ना? इसके 90 मोल बचेंगे। इसका मतलब आई नेगेटिव के आपके 90 मोल्स बचेंगे ना, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा? ये नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो जो आपका ये सॉल्यूशन बना इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज आयन कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट? ये बात समझ में आया ना? एज पर द कॉमन आयन effect, as per the common ion effect, the AgI will adsorb the I negative on its surface. Okay, and this I negative is negative particle. This I negative is negative in charge, जो कि आपको दिखता है. Okay, yeah, negative in nature. So we can say that. So the particle AgI will be negative कोलाइड. ये बात समझ गए? ऑल ऑफ यू समझ में आया बात? नेगेटिव कोलाइड कैसे बनता है? क्लियर है ना? चलिए पॉजिटिव कोलाइड्स का एग्जांपल लेते हैं. पॉजिटिव कोलाइड्स कैसे बनेगा? पॉजिटिव कोलाइड. पॉजिटिव कोलाइड के एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया? फिर से रिएक्शन लिखते हैं. AgNO3 लिया मैंने, फिर से वही KI लिया मैंने, रिएक्शन कराया, फिर से वही आपका AgI बनेगा प्लस आपका KNO3 बनेगा. अभी मैंने क्या किया? जस्ट अपोजिट कर लिया. इसके कितने मोल ले लिए मैंने? 100 मोल ले लिए. और इससे कितने मोल ले लिए? 10 मोल ले लिए. ओके, आप मिली मोल भी निकाल सकते हो, कंसेप्ट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो जो आपका पार्टिकल बना, ये वाला पार्टिकल बना AgI. AgI पार्टिकल के कितने मोल्स बनेंगे? 10 मोल्स बनेंगे. और इसके कितने मोल्स बनेंगे? 10 मोल्स बनेंगे. तो रिमेनिंग कितने मोल्स बचे इसके? 90 मोल्स बच गए. ओके, ये 90 मोल्स बची ना? यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? ये 90 मोल्स बचे. अभी क्या होता है, यही एज पर द कॉमन आयन इफेक्ट AgI, फिर से लिख सकते हो, एज पर द कॉमन आयन इफेक्ट AgI will gains positive charge due to adsorption of Ag positive ions on its surface. ये बात समझ में आया? क्लियर है? तो क्या बन जाएगा? अभी इसी के ऊपर आपके कैसे चार्ज आएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. ये आपका पॉजिटिव कोलाइड्स बन गया. क्लियर है? अभी एक नई चीज आती है. नई चीज क्या है? इसी में देखो,
जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यह बात समझना, ध्यान से समझना, ओके, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। AgI आपका बन गया, चलो हम लोग AgI लिख लेते हैं, AgI आपका लिख लिया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। AgI आपका बन गया, AgI आपका एक पार्टिकल बन गया, कोलाइड पार्टिकल। इसके ऊपर लेट से हम बोल देते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज ही था, ओके, ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, राइट। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो सॉल्यूशन में और भी तो चार्ज प्रेजेंट रहेंगे ना। अच्छा, इस सॉल्यूशन में कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट रहेंगे बताओ मुझे। इस सॉल्यूशन में आपका ये एक आपका Ag पॉजिटिव प्रेजेंट रहेगा, राइट, एक आपका K पॉजिटिव प्रेजेंट रहेगा, एक आपका NO3 पॉजिटिव प्रेजेंट रहेगा, NO3 नेगेटिव प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो अब क्या करेगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। अभी ओवरऑल ये जो लेयर है आपकी, ये लेयर आपकी एक पॉजिटिव चार्ज बन गया ना, ये पार्टिकल ऊपर से तो पॉजिटिव ही दिख रहा ना आपको। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, यस और नो, बोलो। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेक्ट। ओके। तो इस केस में आपके इसके ऊपर एक नेगेटिव लेयर फॉर्म हो जाएगी, समझ गए ना, ये नेगेटिव लेयर फॉर्म हो गई। जब ये नेगेटिव लेयर फॉर्म हो जाएगी तो इस फर्स्ट लेयर को, ये लेयर, इसी को हम बोलते हैं, ये जो दो लेयर फॉर्म होगी ना, एक आपका ये सेकंड लेयर फॉर्म हुआ, इसी को हम लोग नेम बोलते हैं, दैट नेम इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये अलग से नाम है बेटा, याद कर लेना। क्या बोला मैंने, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। यहाँ तक बात समझ में आया, बोलो यस और नो। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आया आपका, अरे बोलो, कुछ तो कहानी बोला करो यार, ओके। जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आया, जैसे हमने बताया, मैंने कल आपको बताया था, जो आपकी इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के लिए जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। हाँ, वन मोर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, नो प्रॉब्लम, वन मोर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, बट हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो फर्स्ट और सेकंड लेयर पर ही फोकस करेंगे, बिकॉज जो फर्स्ट लेयर बनेगी यहाँ पर, दैट फर्स्ट लेयर इज स्टेशनरी लेयर, जिसको जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, ये बोलेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी लेयर विच इज स्ट्रांगली बॉन्डेड। बात समझ में आया, ये जो बॉन्ड होगा सबसे ताकतवर बॉन्डेड होगा, क्लियर है, स्टेशनरी लेयर विच इज स्ट्रांगली बॉन्डेड, क्लियर है, ये बात समझ में आया। अच्छा, जो सेकंड लेयर बनी उसको हम बोलेंगे मोबाइल लेयर, मोबाइल लेयर बोलते हैं, बात समझे या नहीं। स्टेशनरी लेयर and a stationary layer, that is STRONGLY, strongly bonded। मेक श्योर दैट हमने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था,
ये आपका एक स्ट्रांगली बॉन्डेड लेयर होती है, इसको हम मोबाइल लेयर भी जो फर्स्ट लेयर को हम फिक्स लेयर भी बोलते हैं। ओके, कांटेक्ट लेयर भी बोलते हैं। क्या नाम है बेटा? जो स्टेशनरी लेयर है इसका एक और नाम होता है फिक्स्ड लेयर, कॉन्टैक्ट लेयर, कॉन्टैक्ट TACT, कॉन्टैक्ट लेयर भी बोलते हैं इसका नाम। और जो आपका जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर आपका ये जो सेकंड लेयर बना हुआ है इसका नाम होता है मोबाइल लेयर, जो मूवेबल होती है। मोबाइल लेयर विच इज लूजली बॉन्डेड। बात समझ में आया? एक आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, सेकंड आपका लूजली बॉन्डेड होगा। इसके आगे आने वाले सारे के सारे मोबाइल लेयर होंगे। बात समझ में आया? हर्षदा गॉट इट? सेकंड लेयर के बाद जितनी भी लेयर आएंगी वो सारी की सारी मोबाइल लेयर के कैटेगरी में होंगी। क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बाद जितनी भी लेयर आएंगी सारे की सारी मोबाइल लेयर के कैटेगरी में होंगी। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये वाला फिगर दिख रहा है आपको? ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है, ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है। फर्स्ट लेयर आपकी ये बनी पॉजिटिव वाली, सेकंड लेयर आपकी नेगेटिव वाली। तो सेकंड लेयर को हम बोलेंगे मोबाइल लेयर, फर्स्ट लेयर को हम बोलेंगे फिक्स लेयर। ओके, ये बात समझ में आया? क्लियर है? तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोबाइल लेयर कैसे फॉर्म होती है। क्या लिखोगे? When opposite charge gets deposited on the first stationary layer on the colloidal particle, the two layer of opposite charge particle that is called the second layer of the opposite charge particle that is called mobile layer. Definition है, आप उसका बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आता है एग्जाम में आपका, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल, ओके, जीटा पोटेंशियल का एक और नाम है, कोई बता सकता क्या बोलते हैं उसको? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो आगे बता दो भाई, काइनेटिक पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, जब एक पॉजिटिव चार्ज आया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इन दोनों लेयर के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं? दो चार्ज हैं यार, कहीं पर भी दो चार्ज आपको मिल जाए वहां पर डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल लेयर। स्टेशनरी और मोबाइल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मोबाइल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज भी लिख लो, अपोजिट चार्ज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। नीट में क्वेश्चन आया रिसेंटली 2019 में समथिंग ऐसा क्वेश्चन आया था, जीटा पोटेंशियल क्या होता है। जीटा पोटेंशियल क्लियर सबको? यस और नो? जीटा पोटेंशियल क्लियर हुआ ना? डबल लेयर भी क्लियर हुआ? ओके, अच्छा। The amount of negative charge is the same that of the positive charge. No बेटा ऐसा नहीं होगा। That depend on the particles कि चार्ज कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। Depend on the particle and the surface area also.
AgI का सरफेस एरिया कितना है, उस सरफेस एरिया के ऊपर जो आपके पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और फिर उस पॉजिटिव लेयर के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे, उस पर डिपेंड करता है। अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, दोनों के दोनों एक सेपरेट चीजें हैं। अमाउंट आप निकालना पॉसिबल नहीं है बिकॉज सरफेस एरिया आपको दिया नहीं रहेगा, तो आप अमाउंट और चार्ज पार्टिकल कैसे निकाल पाओगे, समझिए हर्षदा। यस यहाँ सर। पर अमाउंट नहीं निकाल सकते आप लोग, सिर्फ आपको इतना निकालना पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अगर कुछ कंडीशन दी है तब आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो कि इस AgI के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और एक पार्टिकल पर आपका इतना इतना चार्ज दिया है, तब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। निकाल पाओगे? जैसे मैंने बोला द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज का काउंट है, लेट से मैंने बोला 1200 पॉजिटिव चार्ज का काउंट है, और जो नेगेटिव चार्ज का काउंट है लेट से हम बोलते हैं 2600 नेगेटिव चार्ज का काउंट है। ओके, नाउ इस ये नंबर है, और एक चार्ज का जो आपका पोटेंशियल होता है वो आपका लेट से हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर ले लिया, और इसका भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ले लिया, तब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। निकाल पाओगे कि नहीं? ओके, इन दैट केस आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ होगा तो आपको बताया जाएगा फिजिक्स में कैसे निकालते हैं। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो आपकी प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमने कल बताया था ना, 5 6 7 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आप बात समझो पहले। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ भी नहीं है, आपको एक यूट्यूब सेव की एक ट्यूब लेना पड़ता है। यूट्यूब, यूट्यूब समझते हो? देखने वाला यूट्यूब नहीं, देखना ऐसा वाला यूट्यूब, देखा यूट्यूब? यस सर। ओके, इस यूट्यूब सेव की हमने एक क्या लिया, यूट्यूब सेव का हमने एक सिस्टम लिया जिसमें हमने पार्टिकल्स फिल कर दिए। कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने फिल कर दिया। ये जो मुझे अंदर सॉल्यूशन दिख रहा है ना, ये मुझे कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने फिल कर दिया। ओके, और इसी कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया, एक आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया। इसको हम कैथोड बोलेंगे, इसको हम एनोड बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? रिजर्वायर का कोई मीनिंग नहीं है। रिजर्वायर का इसलिए मीनिंग है कि अगर यहाँ पर ज्यादा कम पार्टिकल हो रहे हैं तो उसको निकालने बढ़ाने के लिए बस। अगर यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशन आपने फिल कर दिया, बस यही मतलब है। वाटर एज अ डिस्पर्स मीडियम एंड इनिशियल लेवल आपने जो भी फिल कर दिया। ये सिस्टम और सेटअप समझ में आया आपको? सिस्टम और सेटअप समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं बोल रहा हूँ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज। द मूवमेंट, क्या बोला मैंने, चलो लिख देता हूँ मैं। ओके, आप लोग नहीं समझोगे। द मूवमेंट ऑफ collides particle towards the opposite charge electrode in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट तो देना ही पड़ेगा ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी आप ध्यान से देखो बेटा, क्या है क्या है क्या है, ध्यान से देखो। इसमें पूरे सिस्टम में हमने क्या फिल कर दिया था, एक सॉल्यूशन फिल कर दिया था जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन था। अभी तक आप लोग समझ गए कि एवरी कोलाइडल सॉल्यूशन हैज चार्ज, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात समझ गए यहाँ से कि सारे कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो जब हमने इसमें फिल किया
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अगर सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलाइडल के पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? लेट्स से हम एज्यूम करते हैं इन दिस केस जो कोलाइडल पार्टिकल हैं दिस इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज होंगे, इसका मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं, सारे पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये जो पार्टिकल हैं सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव साइड में मूव कर रहे हैं। ओके, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम इससे सेपरेट कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल को अलग कर सकते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन को जो आपका डिस्पर्स मीडियम उसको हम अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? चलिए, यस सर। इसी का एक सेकंड प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस सेम टू सेम प्रोसेस होता है। चलो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सेम प्रोसेस। अब इसी को ही आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम है, थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है बेटा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाना। ऑस्मोसिस का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाना। लेट से हमने क्या किया बेटा, इस पॉइंट पर जो आपका नीचे जो पॉइंट है, चलो मैं चेंज करता हूँ कलर। इस पॉइंट पर मैंने आपका एक सेमी परमी, इस नीचे वाले होल को समझ भूल जाओ भी क्या है ये। इस पॉइंट पर हमने क्या लगा दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी लगाना है जिससे आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो डिस्पर्स मीडियम है वो पास हो जाए, और जो कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज्ड है वो आपके पास ना कर पाए। समझ गए? जैसे हमने डायलिसिस में लगाया था इस टाइप का आपने यहाँ पर मेम्ब्रेन यूज किया। ओके, इफ बाय एनी सुटेबल मींस, आप यहाँ पर लिख सकते हो इफ बाय एनी सुटेबल मींस, मतलब हम कैसे भी करके अगर सेटअप बना सकते हैं, वी स्टॉप दी we stop the movement of colloids पार्टिकल का मूवमेंट हमको स्टॉप करना है। देन इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द DM will start moving towards electrodes। जब आपने यहाँ पर लगा दिया तो क्या होगा बेटा, सेम सिस्टम में यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे, ये वाले पार्टिकल्स, राइट, बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अभी ये जो डिस्पर्सन मीडियम है ये आपका मूव होने लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आया? ये डिस्पर्सन मीडियम आपका इस तरीके से मूव करने लगेगा। क्लियर है ना? इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया? समझ में आया ना? नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम स्टडी करेंगे कोगुलेशन। कोगुलेशन इज द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। वो उसको एज अ प्रॉपर्टीज आप लोग स्टडी कर सकते हो और एज अ सेपरेट हेडिंग एज स्टडी कर सकते हो, बिकॉज वो सेपरेट एक पार्ट होता है कोगुलेशन। उसको हम लोग स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, कोगुलेशन को ध्यान से देखना है, वो उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा आते हैं। ओके, सो बाकी ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान से देखो। ओके, जो पार्ट समझ में नहीं आया, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं चीजों से आता है, और जो कोगुलेशन वाला चैप्टर है वो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा ऑफ दिस सरफेस केमिस्ट्री।
हो सकता है कि कैलकुलेशन में आपका कुछ पार्ट खत्म हो जाए और एक लेक्चर और बचेगा जिसमें हम कैटलिस्ट वाली चीजें कवर कर लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फॉर द सर्फेस केमिस्ट्री। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सीट प्लस नोट सारा का सारा लगाना स्टार्ट कर दो आप लोग। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्लियर है? चलो, सो लेक्चर अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है किसी केस में, यू कैन मैसेज मी। ओके, और सेंटर पे आप मिल सकते हो, जो लेक्चर का बीच का गैप होता है इवनिंग में, वहाँ पर मेरे को मिल सकते हो, या कुछ जल्दी पहले आ सकते हो तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन। बाय सर।